हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ क्लास 9 चैप्टर ऑफ क्लास 9 सिविक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन 20 मिनट्स वन शॉट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो एग्जाम से पहले रिविजन करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो तो वीडियो को थोड़ी हाई स्पीड में देख सकते हो, जिससे जल्दी सिलेबस हो जाए। अगर आप वो बच्चे हो जो किसी तरीके से सोच रहे हो कि यार ये चैप्टर एग्जाम से पहले सेशन को देख लूं, वीडियो को देख लूं, कुछ तो मार्क्स साथ में आएंगे, तो आपको भी वीडियो काम आएगी, क्योंकि इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज कर करके अपना याद करते रहो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आप एग्जाम में इसको लिख पाओ। ठीक है, ऐसे ही और भी वीडियोस 15-20 मिनट वन शॉट सेशंस जो है इस चैनल पे आ गई है, आप उनको देख सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु क्लास 9 चैनल, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको और भी रिविजन सेशंस, और भी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल और एकेडमिक सेशंस लाते रहेंगे। ठीक है, सो यू नो मी, आई एम योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता। क्लास 9 एंड 10 एसएसटी मतलब सुरभि होना चाहिए, ये मेरा इस साल का एम है। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। अगर हम देखें तो आपका क्लास 9 सिविक्स में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े अभी तक, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑन ग्राउंड कौन इंप्लीमेंट करता है? इट इज इंप्लीमेंटेड बाय समथिंग कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस होते हैं पार्लियामेंट, है ना, जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर होता है, या फिर जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये कैसे काम करते हैं, इनकी क्या पावर्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी और काफी मजेदार भी है, इसलिए चैप्टर को मजे ले लेके, चटकारे ले लेके पढ़ना और समझना। ट्रस्ट मी, यू विल हैव फन। So the story starts on the 13th of August 1990, जब एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू होता है। ऑफिस मेमोरेंडम मतलब ऑफिस ऑर्डर, जो हर दिन 100, 200, 300 ऑर्डर्स जो है इशू होते हैं, नई बात नहीं है। लेकिन इस ऑर्डर में क्या अनोखी बात थी कि ये ऑर्डर जो है एससी और एसटी के अलावा एक नई कैटेगरी बना रहा था, कॉल्ड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसको ये 27% रिजर्वेशन दे रहा था। अब आरक्षण या रिजर्वेशन पे तो अभी अगर मैं डिबेट कर दूं तो लोग अपना सर, एक दूसरे का सर जो है फोड़ना शुरू कर दे, इतना हॉट टॉपिक है ये, है ना। तो ऑब्वियसली जब ये ऑफिस मेमोरेंडम आया तो इसने पूरे देश में आग लगा दी। दिस ऑर्डर वाज साइंड बाय जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन आता है कि यार एक ऑर्डर, इतना भयंकर ऑर्डर, क्या एक जॉइंट सेक्रेटरी जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, क्या उसने बना लिया, या इसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस और प्रोसीजर था? इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एज अ केस स्टडी। तो कहानी शुरू होती है 1979 में, जब सरकार एक सेकेंड बैकवर्ड कमीशन बिठाती है अंडर बीपी मंडल, टू फाइंड आउट कि हमारे देश में कौन से पिछड़े वर्ग हैं, हु आर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे वो आगे बढ़े। 1980 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली कॉल्ड द मंडल रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बोला कि ये कुछ ग्रुप्स है और कास्ट है जो अभी भी हमारे देश में पीछे इतने सालों तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड दे रिक्वायर रिजर्वेशन। बट इसके ऊपर कोई एज सच इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती है, बट सरकार बहुत बार काम नहीं करती उन रिपोर्ट्स पे, उनके कोई और प्रायोरिटीज होते हैं। 10 साल बाद 1989 में जब इलेक्शन होते हैं, तब एक पॉलिटिकल पार्टी जनता दल मंडल कमीशन के बारे में बात करती है, लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और बोलती है कि अगर आप हमें इलेक्ट करोगे तो हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, 27% रिजर्वेशन देंगे टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। लोगों को उनकी बहुत बहुत पसंद आती है और लोग उनको पावर में लाते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर एज वीपी सिंह, है ना। 6 अगस्त 1990 को थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर सरकार डिसाइड करती है कि वो इंप्लीमेंट करेगी इस ऑर्डर को, इस कमिटी के रिकमेंडेशंस को, एंड इट इज पास्ड। और जब वो पास करता है सरकार, दैट इज व्हेन वो ऑर्डर निकलता है। ऑब्वियसली उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट और राइट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, पप्पा तक पहुंच जाती है ना। तो इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंदिरा साहनी एंड अदर्स में वो लोग हैं जो रिजर्वेशन से नाखुश है, जो चाहते हैं कि इस पूरे ऑर्डर को वापस ले लिया जाए, और यूनियन ऑफ इंडिया इज ऑफ कोर्स योर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब लोगों ने अपनी बात रखी, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो 11
जज बेंच था जिसमें 11 जजेस बैठे हुए थे अपना डिसीजन बताने के लिए, उन्होंने 1992 में कहा कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है 27% रिजर्वेशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने बोला कि इसको चेंज करना होगा, फोकसिंग ऑन ओनली द फाइनेंशियल सिचुएशन। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिखना बहुत एक बड़ा एक ब्रॉड वो हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो उन्होंने बोला मेक अ डिविजन बिटवीन द क्रीमी लेयर एंड द नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो वाले वर्ग होंगे जो लोअर कास्ट के जरूर होंगे लेकिन वो पहले से उनके पास पैसा होगा, ऐसे लोग इस रिजर्वेशन में इंक्लूडेड नहीं किए जाएंगे। और जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिनको एक्चुअली रिजर्वेशन की जरूरत है, जो गरीब है, दे विल बी पुट इन दिस ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिचुएशन का रेजोल्यूशन निकाला है ना। अब हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी, अब हमें समझ आ गया कि हमारे देश में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो किस तरीके से जनरली लिया जाता है। डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। बट वाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। एक देश में सरकार बहुत सारे काम करता है ना, वेलफेयर देखता है, हॉस्पिटल्स खड़े करता है, स्कूल्स करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालता है। इन सब चीज़ों के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशियरी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करता है। हम तीनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम संसद भी बोलते हैं। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक ऐसी सुप्रीम बॉडी है जहां पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बैठते हैं। इट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो नेशनल लेवल पे आपका पार्लियामेंट हो गया, और स्टेट लेवल पे जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, या विधानसभा होता है जहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं। बैठ के क्या करते हैं? चाय पीते हैं, चाय पीते हो गए, बट साथ ही साथ लॉज बनाते हैं देश के लिए। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाट इज देयर फंक्शन? पहला, दे आर द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में कि कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉ बनाता है, लॉ चेंज कर सकता है, पुराना लॉ हटा सकता है, द आंसर इज द पार्लियामेंट। दैट दे हैव द सुप्रीम अथॉरिटी, और कोई लॉ नहीं बदल सकता, ना लॉ ला सकता। दूसरा, पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट इंश्योर करता है कि सरकार अपना काम ठीक से कर रही है। जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी को अपने टोस पे रखती है, क्वेश्चन करती रहती है रूलिंग पार्टी से, जो उसका काम है। उसके अलावा जो आपकी मेजॉरिटी पार्टी होती है पार्लियामेंट में, उसी की सरकार होती है, तो कंट्रोल रखती है सरकार पे कि वो अच्छी तरीके से काम करे। तीसरा, इट कंट्रोल्स मनी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को बजट पास करना होता है साल का, है ना, तो उसको सैंक्शन लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। सरकार एक पैसा खर्च नहीं कर सकती विदाउट द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। एंड इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, वहां पर सच ही बोलना पड़ता है। और यहाँ जो डिबेट और डिस्कशन है, ये आपको देश के सिचुएशन के बारे में बताते हैं, राइट। नाउ पार्लियामेंट में 2 घर है, 2 चेंबर्स है, 2 हाउसेस है, बट इन 2 हाउसेस के अलावा एक और पार्ट है पार्लियामेंट का, एंड दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईदर द लोकसभा और द राज्यसभा, बट ही इज नोन एज टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना, ट्रिकी क्वेश्चन आता है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो जो प्रतिनिधित्व हम इलेक्शन में चुनते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 552, दे आर अ पार्ट ऑफ द लोकसभा, एंड इट इज द स्पीकर दैट प्रिसाइड्स ओवर दीज सेशंस। इन सेशंस के ऊपर कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर प्रिसाइड करता है। फिर हम आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है या हाउस ऑफ द पीपल। अपर हाउस या फिर द हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, दैट इज योर राज्यसभा। हमारे देश में 28 स्टेट्स है। हर स्टेट से जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कुछ लोगों को चुनता है जो राज्यसभा में बैठते हैं, हु सिट इन द राज्यसभा,
है ना। अब ये कितने लोगों को चुनता है वो स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यूपी में सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स चुने जाते हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं। दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, इसलिए से काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। Right? They are indirectly elected. They consist of 250 members, out of which 12 are nominated by the President of India. जो 12 होते हैं, they are people who have done very well in their field, है ना। और इनका जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये पार्ट याद रखना। अब हम लोग लोकसभा को लोअर हाउस बोल रहे हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। डज दैट मीन दैट द लोकसभा इज लेस पावरफुल देन द राज्यसभा? नो। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एग्जाम में, विच हाउस इज मोस्ट पावरफुल एंड वाई? तो आप कहोगे लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा बिकॉज वन, हाउ इज अ लॉ पास्ड? कोई भी लॉ को बिल जब लॉ बनता है then it needs to be passed by both the houses of the parliament. लेकिन let us say one house rejects the bill, राज्यसभा rejects the bill, तो वो बिल तो फिर एक joint sitting होती है पार्लियामेंट की। Now guys आपको पता है लोकसभा में 550 मेंबर्स है और राज्यसभा में 250 मेंबर्स, तो joint sitting में obviously लोकसभा की चलेगी, है ना। The bill finally gets passed and made into a law because the लोकसभा मेंबर्स ज्यादा है, its opinion is likely to prevail. This shows that लोकसभा is more powerful than the राज्यसभा। दूसरा है मनी बिल। मनी बिल या कोई भी पैसे से रिलेटेड बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। अगर लोकसभा में बजट या मनी बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको वापस दे सकता है अपने चेंजेस सजेस्ट करके फॉर 14 days, बट आफ्टर दैट इट हैज टू पास द बिल एंड इट बिकम्स अ लॉ। तीसरा है कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। जो आपका हम अगर लोकसभा के पास पावर है टू पास द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब उनको सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो सरकार गिर जाती है। ये मोशन पास करने की जो पावर है वो सिर्फ लोकसभा के पास होता है। क्लियर? ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी की ही होती है, बट कभी कभी जब गठबंधन सरकार होता है ना, 2-3 पार्टी साथ में आके सरकार बनाती है, एक पार्टी कहती है नहीं हमें सरकार का पार्ट नहीं बनना, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो सकता है और पूरी सरकार गिर सकती है। कंफ्यूज हो रहे हो तो बस याद करके जाओ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। That is your parliament. Now let's go on to the next institution and that is the executive, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आती है, 5 साल के लिए, है ना, इलेक्शंस के थ्रू, उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। आपकी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है और वो अपने दम पे आते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टाइप एग्जाम देके आते हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ज़्यादा नॉर्मली उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई भी घुस सकता है, बहुत मेहनत करके आते हैं वो। फिर भी ज़्यादा पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होती है जो शायद 12th पास भी ना हो। ऐसा क्यों है? द मेन रीजन फॉर दैट इज कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमने इन लोगों को चुना है हमारे लीडर्स की तरह, सो दे शुड हैव मोर पावर टू मेक डिसीजंस, है ना। हमने तो नहीं चुना IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर को, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट डिसीजन कैसे बनाए। तो जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, इम्प्लीमेंटेशन पावर होती है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होती। ठीक है? All right, one important executive of the country and the most powerful institution of India is the office of the Prime Minister. Prime Minister indirectly elected होता है। इसका क्या मतलब है कि अपने देश में हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर को डायरेक्टली चूज करते हैं जो पार्लियामेंट में बैठता है, लेकिन जब एक पार्टी मेजॉरिटी या एक पार्टी के ज़्यादातर MPs इलेक्शन जीत जाते हैं मोर देन 50%, तो वो हो जाती है रूलिंग पार्टी। उसके बाद रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो हम डायरेक्टली मोदी जी को नहीं हम लोगों ने वोट किया, है ना, हमने बीजेपी को वोट किया होगा, जिन भी लोगों ने किया होगा, मतलब मैं कुछ नहीं कह रही इस बारे में, राइट। बीजेपी को लोगों ने वोट किया और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड।
ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, है ना। अगर कोलिशन गठबंधन होती है तो जो भी लीडर होता है कोलिशन का उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, राइट। अगर कोई सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, लेट अस से कि ना सुरभि पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसी को भी 50% से ज्यादा वोट्स नहीं मिले, ऐसे सिचुएशन में अगर सुरभि पार्टी को 48% वोट सीट्स मिले तो प्रेसिडेंट मुझको इनवाइट करेगा कि आप सरकार बना लो और अगले 1 महीने में प्रूव करो दैट यू हैव द मेजॉरिटी। ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। बट एनीवेज दैट इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता कि 5 साल ही काम करेगा। वो तब तक प्राइम मिनिस्टर होता है जब तक उसको जो है जो लीडर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का या कोalition का। ऑब्वियसली हर इलेक्शन में अगर मेजॉरिटी उसकी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं रही तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? पहला, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। वो सारे मिनिस्टर्स के कैबिनेट मीटिंग्स रखता है, मिनिस्टर्स के बीच में वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो डिसमिस भी कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को। उसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है 2 मिनिस्टर्स के बीच में, उसका डिसीजन फाइनल होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर लिया तो सोचो राजा गिर गया, पूरे मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होगा, राइट। नेक्स्ट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको पता है कि राजा के पास हमेशा कुछ मंत्री होते थे उनके द्वार में, है ना, जो उनको एडवाइस करते थे। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर अकेले देश नहीं चला सकता। ही हैज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर 60 to 80। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक। सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे हाई पोजीशन पे है। ये 15 to 20 होते हैं, 20 मिनिस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभालते हैं एंड कैबिनेट मीटिंग्स होती है इनकी वीकली, और ये देश के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। फिर आता है आपका मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कैबिनेट मीटिंग्स में मतलब इनवाइट किया जाता है तभी पार्टिसिपेट करते हैं। छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती है इनके हाथ में एंड मतलब दे आर लिटिल स्मॉलर, आउटर रिंग में वाले मिनिस्टर्स। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत बड़ा है ना, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ा है, एक इंसान को संभालना मुश्किल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट होता है। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो बदलते रहते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, जो हमारा देश का बाउंड्री है उसका हेड है वो, राइट। एंड दे हैव नॉमिनल पावर। जैसे ब्रिटेन में राजा की पावर है वैसे इंडिया में प्रेसिडेंट की पावर है। दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पर भी बहुत लंबा प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, जहाँ सारे MP स्टेट्स के MLAs जो है प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। ये जान के किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि आप खुद सोचो प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर इसीलिए है क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है। अगर हम ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे तो दोनों आपस में लड़ लेंगे कि भाई मैं ज्यादा पावरफुल हूं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से इलेक्टेड बाय द पीपल, इनडायरेक्टली बट बाय द पीपल। बट प्रेसिडेंट जो है दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एट ऑल, उनको इनडायरेक्टली MPs और MLAs इलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या पावर है प्रेसिडेंट की? वैसे देखा जाए तो बहुत सारी पावर है। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन है, पॉलिसी है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ली जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, इलेक्शन कमिश्नर्स, IAS ऑफिसर्स, ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो खुद नहीं लेता, इट इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर प्रेसिडेंट का एक मेजर पावर है तो मैं पहले बता चुकी हूँ, इट इज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो अगर मेजोरिटी रूलिंग पार्टी है तो उसका लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अगर कंफ्यूजन है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट खुद देख सकता है कि किस पार्टी की मेजोरिटी बन सकती है एंड दैट पर्सन can be invited to form a government. Alright, उसके अलावा all major appointments are made with the president, all international treaties and agreements in the name of the president. President is the supreme commander of the defense forces of India. Of course कुछ करते नहीं है, he will still do everything on the advice of council of ministers. अच्छा, one more thing, कोई भी बिल जब लॉ बनता है तो दोनों हाउसेस से पास होकर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। नाउ प्रेसिडेंट इसको डिले कर सकती है, कभी कभी बिल उसको वापस भी भेज देता है प्रेसिडेंट, या भेज देती है कि भाई तुम रिकंसिडर कर दो। बट अगर वापस से बिल रिकंसिडर होके वापस से प्रेसिडेंट पे आता है तो उनको साइन करना ही पड़ता है, ठीक है। Now we come to the final institution of the chapter and that is judiciary. Judiciary जो है हमारे देश में 3 तरीके के हैं,
पहला है सुप्रीम कोर्ट विच लुक्स आफ्टर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एंटायर कंट्री। ये सबसे एपेक्स बॉडी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्ट है। फिर आता है आपका हाई कोर्ट जो पूरे स्टेट को देखता है। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब अगर आपको अपना केस ले जाना है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यू हैव टू फर्स्ट गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप अपील कर सकते हो टू द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन समझ नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है एंड वो बाकी कोर्ट के ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं है आप कहोगे नहीं हाई कोर्ट पे ही वापस चले जाते हैं। यू कैन नॉट डू दैट, इट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, ऑलराइट, नाउ जुडिशरी दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला, जुडिशरी का मेजर फंक्शन है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर कोई लड़ाई उठ जाए बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करता है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी पे ही ट्रस्ट चला जाएगा। आज अगर आप मंत्री के ऊपर केस कर रहे हो तो ज़रूरी है ना कि जज इम्पार्शियल हो, है ना। तो ये कैसे इंश्योर होता है, हमारे यहाँ जजेस जो है दे डू नॉट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंट है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करके जो है सारे बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं, और एक बार अपॉइंट हो गए फिर कोई इंटरफियरेंस नहीं है, उनको हटाना बहुत मुश्किल है। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूरा एक इम्पीचमेंट मेथड होता है जहां पर दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है टू रिमूव अ जज। सोचो इतना मुश्किल है कि आज तक हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में नो जज हैज बीन इम्पीच्ड। Right? Now, what are the powers of the judiciary? पहला, to interpret the constitution. Right to life also includes right to water. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, है ना, तो इंटरप्रेट करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरा, it has the power of judicial review. अगर उसे लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है या लॉ पास किया है पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, वो ऐसे लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तीसरा है, इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट आज अगर हमारा राइट कोई वायलेट करता है, कोई मुझे जॉब में नहीं लेता क्योंकि मेरा हिंदू धर्म है, तो मैं क्या करूंगी, कमरे में रोऊंगी। उसके अलावा मैं, कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा। मैं अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती हूँ। बट ऐसे देश में हमारे काफी सारे लोग हैं जो कोर्ट तक नहीं जा पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ बच्चे, उनको बंद करके जबरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा है तो उन्हें पता ही नहीं होगा कोर्ट भी हमें यहाँ जाना है, तो उनके बिहाफ पे भी मैं केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती हूँ, एंड इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। व्हेन एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स आर अफेक्टेड बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो मैं कोर्ट पे जा रही हूँ, इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चौथा, द कोर्ट्स मेन रोल इज ऑल्सो टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रहा है तो कोर्ट उसको रोक भी सकता है, डांट भी सकता है, राइट। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, राइट। सो दैट इज योर एंटायर चैप्टर इन 23 मिनट्स, है ना। अगर आपने ये वाला पार्ट कर दिया ना जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है चैप्टर में, सो दैट इज इट। जल्दी से आप होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन? ऑप्शंस पढ़ो, आंसर्स दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन चेंज existing laws of the country, right? So these are your homework questions as usual. chapter अच्छा लगा, explanation अच्छा लगा, वीडियो को thumbs up दे देना। do not forget to subscribe to the channel। comment में मुझे आंसर जरूर बताना, और ये बताना सेशन कैसा लगा, है ना, और ये भी बताना एग्जाम से कितने टाइम पहले आप ये वीडियो को देख रहे हो। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।